हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो करेंगे भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भी ये सारे के सारे लेक्चर खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि रोहतक सिला बाईपास बालाजी वाले गली में स्थित है। तो आओ भी स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार, ये स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार होते हैं, और ये जो कोई भी देश है, उस देश की जो सरकार है, और वो किसको देती है? वो अपने नागरिक को देती है, अपने नागरिक को देती है। सरकार के द्वारा नागरिक को दिए जाने वाले यह अधिकार हैं। जहाँ तक इनकी शुरुआत की बात करते हैं कि भाई इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश में हुई, तो स्टूडेंट्स इनकी शुरुआत जो हो वो अमेरिका में होती है, अमेरिका में। और भारत के संविधान में भी ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में इनको कहाँ से शामिल किया गया है? अमेरिका से इनको शामिल किया गया है। प्रश्न आता है हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हम बताएंगे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। अब पॉइंट उठता है कि स्टूडेंट्स जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है उसके किस भाग में वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है, अर्थात जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 3 जो है वो स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है। यदि मैं आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल या अनुच्छेद, भी मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? हमको पता है कि संविधान के भाग 3 में तो वर्णित हैं, लेकिन किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो स्टूडेंट्स इनका जो अनुच्छेद हो जाएगा वो होगा भी 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद में इनका वर्णन है। नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। इससे आगे पूछता है कि ये संख्या में कितने हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या देखिए, मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना उस समय कितने थे? तो मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में यदि बात करें स्टूडेंट संख्या के बारे में, वर्तमान में कि एट प्रेजेंट इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो है भाई आपकी 6, यानी कि 1 कम हो गया। अब प्रश्न आता है कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है? तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया है। अब इसको कब हटाया, कौन सा हटा दिया? संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया है। कब हटाया? तो स्टूडेंट्स इसको हटाया गया 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, उसको मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और कैसा अधिकार बना दिया? अब संपत्ति का अधिकार, अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, अभी मौलिक अधिकार नहीं रहा है। दूसरा पॉइंट देखें स्टूडेंट्स, ये पूछ लेता है कि भी जो आपका संपत्ति का मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया था, उसका वर्णन किस अनुच्छेद में था? तो नोट करेंगे, पहले इसका वर्णन, पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से और अनुच्छेद 31 में था। पहले इसका वर्णन किस में था? अनुच्छेद 19 से और अनुच्छेद 31 में इसका जो है पहले वर्णन था। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है। इसके बाद में यदि हम
चर्चा करें तो स्टूडेंट्स इससे आगे किस अनुच्छेद में अब डाल दिया, यानी कि इसको कानूनी अधिकार तो बना दिया, लेकिन किस अनुच्छेद में डाल दिया, तो अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में इसको डाल दिया गया है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ चीज़ों को। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? वो अधिकार हैं जो सरकार के द्वारा नागरिक को दिए जा रहे हैं। किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से भारत के संविधान में इनको शामिल किया गया है। संविधान के किस भाग में वर्णन है? संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। और भाई संख्या में कितने हैं? मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में जो है संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 6 है। और संपत्ति का अधिकार जो 7 में ही था, संपत्ति का अधिकार, वो जो है स्टूडेंट्स अब नहीं रहा है, उसको हटा दिया गया। ये पूछ लेता है एग्जाम में कि कब हटाया इसको, तो इसको हटाया स्टूडेंट्स 1978 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया, तो वो हटाया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। कैसा अधिकार बना दिया? अब संपत्ति का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। और इसका पहले वर्णन किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 19 में, और अनुच्छेद 31 में पहले वर्णन था। अब ये कानूनी अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 300 क में इसका वर्णन है। ये फंडामेंटल पॉइंट है मौलिक अधिकारों के। सबसे ज़्यादा पर्सन स्टूडेंट्स इन्हीं में से कोई एक बात पूछ लेता है कि भी संख्या में कितने हैं, किस भाग में वर्णन है, किस अनुच्छेद में है, कौन सा हटा दिया, कब हटाया, किस संविधान संशोधन के तहत हटाया, पहले वर्णन किस में था, अब वर्णन किस में है। इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है। दूसरी चीज़ देखें भाई, अब चर्चा जो है स्टूडेंट्स, चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं। अनुच्छेद 12 से 35 जिसमें मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो वो इंडिविजुअल पूछता है कि भाई अनुच्छेद 12 में किस बात का वर्णन है। तो अनुच्छेद 12 में ये स्पष्ट कहा गया है कि सरकार अपने नागरिकों को स्टूडेंट्स मौलिक अधिकार देगी। सरकार अपने नागरिकों को क्या देगी? सरकार अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देगी। मौलिक अधिकार देगी, यह अनुच्छेद 12 में है। जहाँ तक इनकी पहली बार की मांग है स्टूडेंट्स, ये पहली बार की मांग है, तो उसमें आपको बता दें स्टूडेंट्स कि ये आपका 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इनकी मांग की थी। भाई मांग कब की थी? मौलिक अधिकारों के देश आज़ाद होने से पहले 1931 में। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ था? कराची में, कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस अधिवेशन में इनकी मांग की थी। अधिवेशन में क्या की थी? इनकी मांग की थी। और किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का विस्मारक भी कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार भी कहा जाता है। ये देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। मैंने बार बार ये चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। अब देखें क्या कहता है अनुच्छेद 12, सरकार अपने नागरिकों को क्या देगी? मौलिक अधिकार देगी। ये अनुच्छेद 12 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13, सुप्रीम कोर्ट जो है उनका प्रहरी होगा। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? संतरी होगा, प्रहरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो स्टूडेंट्स अनुच्छेद 13 के तहत उसको ये पावर है कि वो जिला सत्र न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक अपनी याचिका दर्ज कर सकता है और ये जता सकता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स था, मेरा मौलिक अधिकार था और ये मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो इस कारण से अब अनुच्छेद 13 के तहत ये पावर है, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टूडेंट्स फंडामेंटल राइट्स का क्या है? प्रहरी होगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों का संतरी कहा गया है, या मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा गया है, या मौलिक अधिकारों का रखवाला कहा गया है। तो अनुच्छेद 13 में ये पावर है, तो अनुच्छेद 13 को ही ऐसा कहा गया है। अब देखें, हमने बताया था कि ये संख्या में 6 हैं, तो हम पहला मौलिक अधिकार देखते हैं भाई,
वो है आपका समता का अधिकार। समता का अधिकार, ये जो समता का अधिकार है ये अपना पहला फंडामेंटल राइट्स है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 13 से 18 में है। यदि वर्णन की बात करूं तो स्टूडेंट्स अनुच्छेद 13 से 18 में इनका वर्णन है समता के मौलिक अधिकार का। हर एक, समता का मतलब है स्टूडेंट्स समानता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मौलिक अधिकारों के तहत भारत के हर एक नागरिक को जो है स्वतंत्रताएं मुहैया करवाई गई हैं और इसके अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जिनका वर्णन अनुच्छेद 13 से 18 में है। तो अनुच्छेद 13 में किस चीज़ की स्वतंत्रता है, पहले देखिए भाई, पहली जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 13 के अनुसार ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 है भी, सॉरी, अनुच्छेद 14 से 18। पहली जो है स्वतंत्रता है वो है स्टूडेंट्स आपकी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। तो विधि का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, विधि का अर्थ होता है कानून। अर्थात इस बात का अर्थ क्या है, चाहे कोई संवैधानिक पदाधिकारी है चाहे कोई सामान्य नागरिक है, कानून की नज़रों में सभी समान हैं। और इस चीज़ का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 14 में किया गया है। इस चीज़ का वर्णन किस में किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। कोई व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होगा, सभी व्यक्ति क्या होंगे, बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 में क्या समानता दी गई है, अनुच्छेद 15 के अनुसार जो है स्टूडेंट समानता है वो है आपकी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर समानता, के आधार पर समानता। ये अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15 क्या बताता है फंडामेंटल राइट्स का, कि हिंदुस्तान में, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से संबंधित है, चाहे कोई भी उसकी नस्ल है, द्राविड़ है, आर्यन है, जो भी है स्टूडेंट्स, और किसी भी जाति से संबंधित है, महिला है या पुरुष है, सभी व्यक्ति जो हैं ये चीज़ें कानून की नज़रों में, ये चीज़ें जो है मौलिक अधिकार कहते हैं कि इनके आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि समझने की है, जिस अनुच्छेद के तहत जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसके अपोजिट एक्शन भी उसी अनुच्छेद के तहत होगा। जिस तरह से आगे चलकर एक अपना अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत होगा। पहले जो है तरह तरह की उपाधियां होती थी जो वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी गई हैं। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। बहुत सारी उपाधियां थी जो कि समाज में भेदभाव करती थी, लेकिन आपको बता दें शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियों को रखा गया। और जैसे कि भारत रत्न है, भारत रत्न अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अर्थात एक साइड अनुच्छेद 18 क्या बोल रहा है, उपाधियों का अंत है, और दूसरी तरफ उपाधि अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न की दी भी जा रही है। तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव पॉइंट जिस अनुच्छेद में है उसका नेगेटिव पॉइंट भी उसी अनुच्छेद के सब पार्ट में मिल जाएगा, उपभाग में मिल जाएगा। इस चीज़ को समझिए एक बार। ये क्या कहता है कि भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर सभी व्यक्ति समान है अनुच्छेद 15 में, लेकिन इस अनुच्छेद 15 के उपभाग होंगे, उनमें कहा गया है कि यदि कोई पिछड़ी जाति से संबंधित है तो उसके उत्थान के लिए सरकार अलग से काम करेगी। यदि कोई महिला है तो उसके उत्थान के लिए सरकार अलग से काम करेगी। किसी जो है वो अल्पसंख्यक हैं, कोई किसी विशेष धर्म का व्यक्ति, उसके उत्थान के लिए सरकार अलग काम करेगी। इन सभी चीज़ों का वर्णन है, यानी कि जो पॉजिटिव बात है उसी के साथ में उसी अनुच्छेद में उस बात का नेगेटिव पॉइंट भी शामिल किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने दो बातें बताई, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में, और वे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर समानता अनुच्छेद 15 में। यदि मैं तीसरे प्रकार की समानता की बात करूं तो स्टूडेंट्स वो आ जाती है आपकी समानता कि भी लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, इस बात का अर्थ क्या है? लोक नियोजन का मतलब है स्टूडेंट्स सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियों में कोई गवर्नमेंट नियोजन कर रही है, किसी प्रकार की भर्ती कर रही है, और उसकी मान लिया क्वालिफिकेशन जो है 10th है
या फिर उसके भी जमा 2 जो है वो क्वालिफिकेशन है, तो वो ऐसा नहीं है, वो सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए यही योग्यता होगी, बराबर होगी, ऐसा जो है मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग कहा गया है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन की समानता को दर्शाता है। लेकिन यहाँ क्या लोक नियोजन में समानता है? नहीं है। विशेष प्रकार की जाति के लोगों को आरक्षण दिया गया है उनकी डेवलपमेंट के लिए। जो जिस समय संविधान बना उस समय जो है स्टूडेंट्स वर्ष 1960 तक ही यह जो है वो लागू किया गया था। बाद में वो डेवलप न हो सके तो वो टाइम पीरियड बढ़ाते चले गए और बाद में ये चीज़ जो है वोट बैंक की राजनीति का एक कारण बन गई और इसको बढ़ाते ही आ रहे हैं, जो कि देश के लिए एक बहुत ही हानिकारक फैक्टर है, क्योंकि जो डिजर्व करता है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित क्यों न हो। तो नेक्स्ट देखें अभी क्या कहता है लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 16। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट समानता का चौथा, यदि समानता का पॉइंट मैं देखूं तो ये है भी असमप्रसता का अंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, असमप्रसता का अंत मतलब क्या है? अनुच्छेद 17 क्या बताता है? अनुच्छेद 17 बताता है कि हिंदुस्तान में पहले काफ़ी असमप्रसता थी भाई, काफ़ी जो है छुआछूत की भावनाएं थी। कुछ एक विशेष प्रकार की जाति के लोगों को निम्न जाति का माना जाता था, समाज में समानता नहीं थी, जैसे कुएं से पानी न भरने देना, चारपाई पर अपने साथ न बैठाना, इस तरह की जो चीज़ें थी समाज में जो इंसानियत के ऊपर एक तरह से धब्बा थी। तो अनुच्छेद जो है स्टूडेंट्स 17 ये कहता है कि भी इस चीज़ को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है। असमप्रसता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? हम बताएंगे अनुच्छेद 17 के तहत जो है असमप्रसता का अंत किया गया है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। लास्ट समानता जो है हमारी 5वीं समानता है स्टूडेंट्स, और वो है आपकी उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो हो समाज में मान्य नहीं रहेगी। इससे पहले ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार से पहले सल्तनत या आपका मुगल काल था, सल्तनत काल था, उसमें स्टूडेंट्स उपाधि दे दी जाती थी और उनका कुछ एक मुट्ठी भर लोग जो हो नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें स्पष्ट कहा गया कि भाई किसी भी प्रकार की कोई उपाधि संविधान के अकॉर्डिंग मान्य नहीं होगी। केवल किस क्षेत्र को छोड़ के? सेना के क्षेत्र को छोड़ के और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ के। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है, पता है आप लोगों को, और भी सेना के क्षेत्र में आज भी उपाधियां दी जाती हैं। सूबेदार, मेजर है, साहब के नाम से एक्स सर्विसमैन को हम संबोधित करते हैं। एक प्रकार से सम्माननीय यह जो है वो उपाधि है। इन क्षेत्रों को छोड़ करके स्टूडेंट्स किसी भी क्षेत्र की कोई उपाधि मान्य नहीं होगी। ये हमारे मौलिक अधिकार समता के अधिकार में कहा गया है। दूसरी चीज़ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता दूं, देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, ये स्टूडेंट्स वर्ष 1954 से स्टार्ट किया गया है। ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 18 के तहत ही देश का जो है सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है। और यहाँ एक विडंबना और भी है, ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च पुरस्कार भला ही है, लेकिन इसमें इनाम राशि 1 रुपया भी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार पेपर में ये बात पूछी जाती है कि भारत रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि जो है वो उम्मीदवार को दी जाती है। तो स्टूडेंट्स इसको अनमोल रखने के लिए 1 रुपया भी इसमें नहीं दिया जाता। एक ताम्र पत्र दिया जाता है जिसके ऊपर भारत रत्न लिखा होता है, उगते हुए सूर्य का निशान होता है, संसद में बैठने की सीट होती है, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन, बाई बस, सभी प्रकार की जो परिवहन के साधन हैं उनमें इनकी बस सुविधाएँ जो हों फ्री होती हैं, परिवहन सुविधाएं फ्री होती हैं। ये चीज़ सम्माननीय है, ये आप समझिएगा। अनुच्छेद 18 के तहत यह दी जाती है। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट संख्या में 6 थे और 6 में से 1 को हम स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से देखिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अनुच्छेद 12 में सरकार अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार देगी। अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय उसका प्रहरी होगा, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को लगे कि हनन हो रहा है तो इस अनुच्छेद के तहत वह याचिका दर्ज कर सकता है, ये उसका अधिकार है। उसके बाद में समता का अधिकार चलेगा अपना अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर समानता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता है और अनुच्छेद 17 में असमप्रसता का
अंत है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। यह आपका एक मौलिक अधिकार जो है यहाँ फिनिश होता है। इसको साफ करते हैं। अब हम दूसरा मौलिक अधिकार करेंगे भाई। दूसरा मौलिक अधिकार देखिए क्या कहता है। दूसरा मौलिक अधिकार के तहत लिखेंगे, दूसरा मौलिक अधिकार जो है वो है भी स्वतंत्रता का अधिकार है, कि किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। देखिए दूसरा जो है स्टूडेंट्स स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इसमें हम दूसरे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये स्टूडेंट्स आपका बता दें आपको अनुच्छेद 18 तक तो हम कर चुके, ये अनुच्छेद 19 से और ये अनुच्छेद 22 तक है भाई। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन किया गया है कि भाई किस अनुच्छेद में किस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अकेले अनुच्छेद 19 में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स अनुच्छेद 19, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता। तो यहाँ पर मैं एक या इसको करूँगा ए से कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, क कह सकते हैं। स्वतंत्रता 2, स्वतंत्रता 3, 4, 5, 6 जो अब समाप्त की गई है, और भाई आपका स्वतंत्रता 7। ये 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत दी जाती हैं। पहली जो स्वतंत्रता है स्टूडेंट्स वो कौन सी है, वो देखिए भाई, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस चीज़ को समझिए भाई। बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने विचार रख सकता है, उसका बोलना जो है वो स्वतंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर बोलने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को गाली देने लग जाए कि भाई मैं तो बोलूँगा और मेरा मौलिक अधिकार है ये। यहाँ पर गाली नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति बोल सकता है लेकिन उसके शब्दों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान को हानि भी नहीं पहुँचनी चाहिए, है वो स्वतंत्र, बोल सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क के अनुसार है। इसको अनुच्छेद 19 क कह सकते हैं, इसको ख कह सकते हैं, इसको ग कह सकते हैं, इसको घ कह सकते हैं, और ये आपका अंग, और ये आपका च, और आपका ये छ। मैंने बताया था कि भाई जो संपत्ति का अधिकार है उसका वर्णन 19 च में था और अनुच्छेद 31 में था। तो अब इसको हम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो पहला जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार में आपका बोलने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 क या अनुच्छेद 19 से 1 के तहत है। अब देखिए एक प्रकार से प्रेस जो है वो व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही तो है, प्रेस की स्वतंत्रता। एक व्यक्ति को एक बात बतानी है, एक व्यक्ति को तो आराम से जाके बता देगा। एक व्यक्ति को एक बात बतानी है लाखों करोड़ों व्यक्तियों को, तो वो प्रेस का सहारा लेगा, अखबार में निकलवाएगा। तो एक प्रकार की है तो वो उसकी अभिव्यक्ति, प्रेजेंटेशन। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी किस में है, अनुच्छेद 19 से क में है। पूछा जाता है कई बार कि प्रेस किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र है, तो हम कहेंगे प्रेस जो है वो अनुच्छेद 19 क के अनुसार या अनुच्छेद 19 1 के अनुसार स्वतंत्र है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, झंडा फहराना, जो देश का झंडा है तिरंगा, झंडा फहराना की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत है। झंडा फहराना राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति है, तो इस कारण से इसी के तहत भी ये आपका झंडा फहराने की स्वतंत्रता भी आ जाती है। प्रेस की मैं चर्चा करूं तो स्टूडेंट्स कई बार पेपर में आ जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट जो कि अंग्रेज़ों के समय में था, किससे संबंधित है, तो यह प्रेस से ही संबंधित है। एक अंग्रेज़ों ने एक एक्ट चलाया था कि कोई भी प्रेस का मालिक है वो कुछ बात छापेगा तो पहले अंग्रेज़ों को बताएगा और उसके बाद छापेगा, अंग्रेज़ आज्ञा देंगे तो छापेगा। तो एक तरह से ये प्रतिबंध था प्रेस के ऊपर और उसको बोला जाता था वर्नाकुलर एक्ट।
पेपर में इतना बनेगा कि वर्नाकुलर एक्ट किस से संबंधित है, तो वर्नाकुलर एक्ट जो है स्टूडेंट्स आपका प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट्स ये बात कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, आपको बताना है प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। और एक चीज़ और, भारत में चार्ल्स मैटकॉफ को क्या कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने वर्नाकुलर एक्ट को हटा दिया था। प्रेस का मुक्तिदाता भारत में किसको कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। कौन सा एक्ट हटा दिया था, वर्नाकुलर एक्ट, किससे संबंधित था, प्रेस से संबंधित। और प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 19 के अनुसार यह स्वतंत्र रहता है। दूसरी चीज़ देखो भाई, ख में क्या कहता है, ख में स्टूडेंट्स है आपका शांतिपूर्वक एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सभा करना, लेकिन कैसी सभा, बिना हथियारों की, बिना हथियार। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम गली चौराहे पर, चौक पर, नुक्कड़ पर सभा कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो ठीक लगे उसके बारे में उसको हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसके बाद में कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि एक समूह बना सकते हैं, संघ बनाना, पार्टी बनाना, ये हम स्वतंत्र हैं, बनाने की स्वतंत्रता। संघ बना सकते हैं, कोई भी पार्टी बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं। और उसके बाद में संघ बना लिया तो अब देखो भी क्या कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के किसी क्षेत्र में, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं, अपना सभी भारतीयों का ये देश है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि आ जा सकते हैं की स्वतंत्रता। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जहाँ पर धारा 144 लगी है ना, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, या जहाँ पर इमरजेंसी लगी है वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में देश के किसी भी भाग में हम जो है वो आवागमन कर सकते हैं। मेरा उदाहरण है, मान लिया पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर के ऊपर सीज फायरिंग का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो यहाँ अपने देश की सीमा में से पाकिस्तानियों को देखूंगा कि वो गोली कैसे चला रहे हैं, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, देश के किसी भी क्षेत्र में मैं आ जा सकता हूं, तो ऐसी कंडीशन में उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। या मान लिया कहीं पर एग्जाम हो रहे हो और वो कहे कि मेरा तो सेंटर में आवागमन करने की इच्छा है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। हाँ, सामान्य स्थितियों में जहां धारा 144 लगी हो वहां पर वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो सामान्य स्थितियों में पूरे भारतवर्ष में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 19(4) के अनुसार या घ के अनुसार। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, अनुच्छेद 19(5) में किस बात की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें कहता है स्टूडेंट्स किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, रह सकते हैं भाई, किसी भी क्षेत्र में निवास करना, अनुच्छेद 5 के अनुसार निवास करना, रह सकते हैं। अनुच्छेद 6 को समाप्त कर दिया गया है, किससे संबंधित था ये संपत्ति से संबंधित था। अनुच्छेद 6 जो कर्म में 7वें प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन अब संपत्ति वाली खत्म कर दी, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो अनुच्छेद 7 में क्या है चीज़ देखिए भाई, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति जो है ये उसका फंडामेंटल राइट्स है, वो कि कहीं पर भी अपनी आजीविका कमा सकता है। हरियाणा का व्यक्ति जो है वो कहीं पर भी अपनी आजीविका कमा सकता है। बिहार का व्यक्ति, आपको पता है बिहार जो है, बिहार के जो व्यक्ति हैं वो पूरे भारत में जो है मेहनत मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। अदर स्टेट के भी बिहार में जा सकते हैं, तो बिहार के भी अदर स्टेट में, यानी कि कोई भी स्टेट का व्यक्ति है किसी दूसरे स्टेट में अपना आजीविका कमाने के लिए अपना काम कर सकता है, बशर्ते उसका कार्य जो है स्टूडेंट्स वो
कानूनन नियमों के दायरे में ही हो, 2 नंबर का कार्य नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर पुलिस केस की कैटेगरी में वो चीज़ आ जाती है। कोई ये कहे कि भाई कोई ड्रिंक का काम 2 नंबर से कोई शराब बेच रहा और ये कहता है कि ये मेरा आजीविका का साधन है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून उसको इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से अनुच्छेद 19 हम कर चुके हैं, और अनुच्छेद 19 में जो है स्टूडेंट्स आपकी क्या है, अनुच्छेद 19 में ये आपकी कंटिन्यू आप देख रहे हो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन संपत्ति वाली खत्म कर दी है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये था स्टूडेंट्स मौलिक अधिकारों का। इसका ये 2 वाला हम पूरा कर लेते हैं, फिर एक पार्ट और लेकर के आएंगे। तो अनुच्छेद 20 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक बार इसको साफ कर देते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए मैं क्या कहता है, अनुच्छेद 20 दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं हम, अनुच्छेद 20। और दूसरा मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में हमने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ी हैं, और ये अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 20 में कहता है कि भाई आपका अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। क्या कहता है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण। यानी कि कोई व्यक्ति जो है स्टूडेंट्स, भला ही कोई कितना ही बड़ा अपराध कर दे, लेकिन जब तक न्यायालय में उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, उसकी गवाही नहीं दी जाती, तब तक वो व्यक्ति दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण। और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भारत की न्याय व्यवस्था है स्टूडेंट्स, वो आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय संविधान के स्रोत में मैंने बताया था, वो सारी की सारी अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन है, या न्याय व्यवस्था है, न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है, लगाने की प्रक्रिया है, सारी की सारी भारत की जो न्याय प्रणाली सिस्टम है कहाँ से है, वो अमेरिका से है। तो यहाँ पर देखिए अपराधों के लिए दोषसिद्धि में संरक्षण। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण हैं भाई। पहला संरक्षण कहता है कि भाई किसी भी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी, एक बार ही सज़ा दी जाएगी एक अपराध के लिए, और यदि वो सज़ा पूरी कर देता है तो उसका जो है इक्वलिटी समाज में सामान्य नागरिक की जैसी होगी, क्योंकि जो अपराध किया था उसकी सज़ा वो भुगत चुका है। यानी कि एक अपराध के लिए एक सज़ा। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक मूवी है भाई अमिताभ बच्चन की अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन को एक ऐसे अपराध की सज़ा के रूप में दिखाया गया है कि जो उसने किया ही नहीं है। वो सज़ा काटने के बाद में उस व्यक्ति को जो है वो मारता है, और फिर वो कहता है कि जज साहब आपका कानून एक व्यक्ति को मारने के लिए एक बार ही सज़ा दे सकता है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो ये देखना आप एक बार। तो अपराध, एक अपराध के लिए, एक बार के अपराध के लिए सज़ा जो है वो एक बार ही मिलेगी, ये इसमें नियम है। दूसरी चीज़ क्या कहता है, अपराध के समय जो कानून होगा उसके अकॉर्डिंग ही सज़ा होगी। अपराध के समय जो कानून है उसी के अनुसार सज़ा, उसी के अनुसार सज़ा का प्रावधान है। ऐसे नहीं है अमेंडमेंट होते रहते हैं। आज किसी अपराध के लिए कोई सज़ा है, आज से 10 साल पहले किसी अपराध के लिए कोई सज़ा थी, तो जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो सज़ा का प्रावधान था वही सज़ा जो है व्यक्ति को मिलेगी। तीसरा जो है स्टूडेंट्स इसमें है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि तू ज़बरदस्ती यहाँ भर ले, मैंने अपराध किया है। तो अपराधों के लिए दोषसिद्धि में ये 3 संरक्षण हैं, आपको ध्यान रखना है।
पहला जो है क्या है, अनुच्छेद 20 में ये तीनों के तीनों। पहला क्या है, अपराध के समय जो अपराध एक है तो सज़ा भी एक बार होगी, अपराध के समय जो सज़ा है उसी के अनुसार सज़ा होगी, और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध ही जो है वो गवाही देने का प्रावधान नहीं है, हम उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसको साफ कर देते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी आप लोग देखिए भाई। अनुच्छेद 21 में किस प्रकार की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चाहे किसी भी कोई भी कंडीशन क्यों ना हो स्टूडेंट्स, व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण उसको हमेशा बना रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ देखें भी क्या कहता है, इसके बाद में आपका एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनुच्छेद 21 के बाद में जोड़ा गया है 2002 में ये जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार बना दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कहीं पर इमरजेंसी लागू हुई है, वहाँ पर पब्लिक का नहीं जाना है और कोई व्यक्ति चला भी जाता है, उसके मौलिक अधिकारों का जो है हनन कम्प्लीटली है, लेकिन इस मौलिक अधिकार का हनन कभी नहीं होगा। इस मौलिक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको जो हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। यानी कि प्रश्न आता है इमरजेंसी काल, इमरजेंसी टाइम पीरियड के दौरान कौन सा फंडामेंटल राइट्स है एज इट इज़ बना रहता है, अनुच्छेद 21। मारने का उसको ऑर्डर नहीं है, भलाएं उसने गलती की हो। एक इम्पोर्टेंट है भाई अनुच्छेद 21 के फंडामेंटल राइट्स है भाई, ये 2002 में जोड़ा गया था और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद 19 के 2002 में यह जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। क्या है ये भी, 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष फंडामेंटल राइट्स है ये, जो भारत का नागरिक है, जिसने भारत में जन्म लिया है या सिद्ध है कि ये भारत का नागरिक है, तो 6 से 14 वर्ष तक उसको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है भाई। सरकार का ये अधिकार बनता है कि 6 से 14 वर्ष तक जो है बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि सरकार बच्चे को शिक्षा देगी वहाँ पर जहाँ सरकार चाहेगी। यानी कि सरकार कहाँ चाहेगी, सरकारी स्कूल में चाहेगी। कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा लड़का जो है वो 7 वर्ष का है या 6 से 14 वर्ष का है और उसका मौलिक अधिकार है उसको शिक्षा सरकार दे और उस स्कूल में दे जिसमें मैं चाहूँ, ऐसा नहीं है। सरकार शिक्षा देगी लेकिन उन स्कूलों में जिन स्कूलों में सरकार चाहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अनुच्छेद 21 के अनुसार है, ये अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, ये 86वां संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था और इसके अनुसार फंडामेंटल राइट्स बन जाता है, मौलिक अधिकार बन जाता है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को पढ़ाना है, ये इसका मौलिक अधिकार है। लास्ट है भाई अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट पॉइंट है अनुच्छेद 22 मौलिक अधिकारों का। आप यहाँ पर ये भाग 1 लिख लीजिए भाई, भाग 1। भाग दूसरा हम जल्दी ही लेकर के आएंगे। तो देखिए अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और का जो है विरोध और उसका संरक्षण। कुछ दशाओं में, कंडीशंस में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसका विरोध, संरक्षण, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है अनुच्छेद 22 में, गिरफ्तारी में, संरक्षण में पहला क्या है, हिरासत में लेने से पहले कारण बताना होगा। पहला, पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है, हिरासत में लेने से पहले कारण बताओ भाई। कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसका कारण बताना होगा कि भाई मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हिरासत में आने के बाद, हिरासत में आने के बाद 24 घंटे में न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट में ले जाओ उसको, न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है
कि जहाँ से वो गिरफ्तार हुआ है वहाँ से और न्यायालय तक के बीच का जो सफ़र है, वो जो रास्ते का टाइम पीरियड है, वो इसमें अकाउंट नहीं होगा। मान लिया किसी व्यक्ति ने दिल्ली में मर्डर कर दिया और कोलकाता भाग गया, और कोलकाता से वो हिरासत में लिया, यदि उसको दिल्ली लेके आया जा रहा है या तो उसको वहीं पेश करो, या फिर दिल्ली लेके आया जा रहा है तो आने जाने का जो समय है वो 24 घंटे में काउंट नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरा आपका पॉइंट जो बनता है स्टूडेंट्स, वो बनता है किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता है। अपनी पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो अलग से स्टूडेंट्स आपके मौलिक अधिकार 6 और बच जाते हैं। 2 हमने आज किए हैं, 4 हम जो इससे अगले पार्ट में करेंगे। ये पार्ट 1 था मौलिक अधिकारों का। इसके लिए एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ भाई, जिसको याद नहीं रहे कि कौन से मौलिक अधिकार हैं कौन से नहीं हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई ई और एफ नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शोध किया है, मतलब रिसर्च की है, और उसको किस में डाल दिया है, शिक्षा में डाल दिया है। तो ये आपको ई और एफ नाम की 2 लड़कियां हैं, उन्होंने क्या किया, शोध किया, किस में डाला, शिक्षा में। तो ई से यहाँ पर आपका इक्वलिटी मतलब समानता का जो हम कर चुके हैं, एफ से मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता का जो हम कर चुके हैं, और से शोध में देखिए भाई यहाँ पर शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है। और धय से जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। और भी फिर आपका शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार है। इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मौलिक अधिकार हैं। जो छठा मौलिक अधिकार है स्टूडेंट्स लास्ट आड़ा, वो आपका संवैधानिक संशोधनों का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक संशोधन का मौलिक अधिकार है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति वाला खत्म ही हो चुका है। तो इस तरह से आज जो हम कर चुके हैं समानता और स्वतंत्रता कर चुके हैं। लास्ट जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट आएगा मौलिक अधिकारों का, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक संशोधनों का अधिकार। ये 4 पार्ट हम अगले भाग में करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।